डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पूर्व के टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल थ्योरी के अंतर्गत एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी की चर्चा की थी। सेल थ्योरी का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक श्लीडन एवं शेवान द्वारा दिया गया था। उस सिद्धांत के अनेक अपवाद थे, जिनमें जीवाणु एवं वायरसेस प्रमुख थे, क्योंकि ये दोनों पैथोजेनिक होते हैं, और इनके अपवाद हैं क्योंकि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आम कोशिकाओं से डिफरेंट होता है। इनके अतिरिक्त कुछ एल्गी, फंजाई तथा अनेक प्रोटोजोन भी सेल थ्योरी के अपवाद हैं। प्रोटोजोन में मुख्यतः अमीबा, पैरामीशियम, निक्टोथेरस इत्यादि। ये प्राणी एक कोशिकीय संगठन के रूप में होते हैं। इन प्राणियों को पूर्व में यूनिसेलुलर एनिमल कहा जाता था, परंतु बाद में यह सिद्ध हो गया है कि ये प्राणी एक कोशिकीय प्राणी नहीं है, अर्थात इन्हें अकोशिकीय अथवा एसेलुलर एनिमल कहा जाने लगा, क्योंकि इन प्राणियों की कोशिकाओं में एक ही कोशिका सभी प्रकार के कार्यों को, चाहे वो पाचन से संबंधित हो, श्वसन से संबंधित हो, उत्सर्जन से संबंधित हो, सभी के सभी कार्य एक ही कोशिका में संपन्न होते हैं। इसलिए इन प्राणियों को यूनिसेलुलर न कहकर एसेलुलर कहना अधिक उचित होता है। आगे हम चलते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। कोशिका की खोज के साथ साथ वैज्ञानिकों का ध्यान उस पदार्थ की ओर भी गया जो पदार्थ कोशिकाओं के अंदर अर्थात सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जो कि एक पेस्ट के रूप में या गोंद के रूप में पाया जाता है। डुजार्डिन 1835 ने इस पदार्थ का नाम सारकोड रखा, जबकि ह्यूगो वॉन मोहल 1846 ने बताया कि प्लांट सेल्स में भी सारकोड पाया जाता है। 1841 में पुरकिंजे ने सारकोड को प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, जिसका अर्थ होता है प्रोटोज फर्स्ट, प्लाज्म द्रव्य, अर्थात यह पहला द्रव्य होता है जिसके अंतर्गत सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। 1865 में हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म के संबंध में एक बात रखी और कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अर्थात जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि जीवन की सभी क्रियाएं इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती हैं, चाहे वो क्रियाएं उत्सर्जन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन इत्यादि से संबंधित हों। सभी की सभी क्रियाएं प्रोटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती हैं। इसलिए हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। इसके बाद हम चलते हैं साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। परंतु साइज ऑफ सेल्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ पैमानाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम आमतौर की दिनचर्या में हम सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस इत्यादि में बात करते हैं, परंतु कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए हमें और भी सूक्ष्म यूनिट का अध्ययन करना पड़ता है, जिनमें सबसे सूक्ष्म यूनिट है एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम देखें कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, अर्थात एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इससे बड़ा यूनिट नैनोमीटर होता है, जिसका माप 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद अपेक्षाकृत और बड़ा यूनिट आता है जिसे माइक्रोन कहते हैं, अर्थात माइक्रोमीटर कहा जाता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो हम
साइटोलॉजी के अंतर्गत मुख्यतः 3 इकाइयों क्रमशः एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एवं माइक्रोन का जिक्र बार बार करेंगे। जैसे कि पहले के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ कोशिकाओं जो कि अंड कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। उदाहरणतः मुर्गी का अंडा जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग का अंडा होता है जिसका व्यास लगभग 17 से 18 सेंटीमीटर होता है। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ होती है जिसका नाम है प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका व्यास 0.1 माइक्रोन के आसपास होता है। अगर हम शेप की बात करें तो कोशिकाएं अंडाकार, त्रिभुजाकार, लंबवत भी हो सकती हैं क्योंकि कोशिकाओं की आकृति समय समय पर बदलती रहती है। अगर हम अमीबा में की बात करें तो जैसे जैसे अमीबीय मूवमेंट होती है त्यों त्यों अमीबा की आकृति बदलती रहती है। प्राणियों में तंत्रिका कोशिकाओं का आकार अन्य कोशिकाओं के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। मनुष्य में कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई लगभग 3 मीटर तक भी हो सकती है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर हम ग्रीक वर्ड में देखें तो प्रो का अर्थ होता है फर्स्ट, कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, अर्थात वे कोशिकाएं जिनमें प्रथम न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि दूसरी कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक सेल्स, अर्थात यू का मतलब होता है ट्रू अर्थात सुविकसित, और कैरियोटिक का अर्थ होता है न्यूक्लियस अर्थात सुविकसित कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक प्राणियों में मुख्यतः केंद्रक पदार्थ तो पाया जाता है परंतु उनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस न कहकर न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य एक दूसरे में मिक्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में कोशिका झिल्ली के साथ साथ केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, जिस कारण कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य आपस में मिक्स नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इत्यादि आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत मुख्यतः प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, प्रोटोजोन्स, एल्गी इत्यादि आते हैं। निम्न दी गई सारणी में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में विभेद कर सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है उसका साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁵ क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में सेल वॉल अनुपस्थित होती है, और प्राणी पादप कोशिकाओं में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम केंद्रक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, जिस कारण प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, अर्थात फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के कारण ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका की जिक्र करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। डीएनए की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जो कि लीनियर प्रकृति का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए एकल होता है एवं वलयाकार होता है, जिसे बैक्टीरियल डीएनए अथवा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम डीएनए संगठन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और यह न्यूक्लियोसोम अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ संबंध बनाती है। अगर हम सेल ऑर्गेनेली की चर्चा करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मुख्यतः सभी कोशिका अंगक जैसे न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी इत्यादि एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी इत्यादि प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा झिल्ली का जिक्र करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और यही दोनों केमिकल यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में ये स्टीरोल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में भी माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनवेजिनेट होकर मीजोसोम्स का निर्माण करती है, और जिस पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट अर्थात श्वसन वर्णक पाए जाते हैं, और यह सेल रेस्पिरेशन में सहायता करती है। परंतु यूकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम एब्सेंट होते हैं, परंतु सेल रेस्पिरेशन से संबंधित पिगमेंट माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने के कारण सेल रेस्पिरेशन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। राइबोसोम दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S प्रकार के, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर हम सीलिया एवं फ्लैजेला की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक फाइबर से निर्मित सीलिया अथवा फ्लैजेला पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये 9+2 पैटर्न के फाइबर पाए जाते हैं, जिनमें 9 फाइबर पेरिफेरल होते हैं और 2 फाइबर सेंट्रल होते हैं। साइटोप्लाज्मिक गति की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में विभिन्न प्रकार की सेल डिवीजन लाइक माइटोटिक डिवीजन अर्थात समसूत्री विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये दोनों प्रकार की डिवीजन पाई जाती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनकम्प्लीट अथवा बहुत कम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सामान्य
एवं पूर्ण होता है। फोटोसिंथेसिस का स्थल प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत पादप कोशिकाओं में यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होने वाली एक्सोसाइटोसिस अथवा एंडोसाइटोसिस की क्रियाएं प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती हैं। इसके साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स एवं यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर के बारे में आपको विस्तार में चर्चा की गई और यह अंतर हर साल यूनिवर्सिटी की परीक्षा में लगभग 2 से 3 नंबर के रूप में आते हैं, इसलिए यह अंतर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।